अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद, शोहदा के लिए 50 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। कहा, सानेहा इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं। इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं। तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का दहशतगर्द को रोकने की कोशिश करने वाले नौजवान और अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। कहा, नौजवान की कुर्बानी को कौम सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। डीआई खान में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला, SHO समेत 5 एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने वांडा भट्ट पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि SHO थाना पनियाला फ़हीम मुमताज़ शहीद और दीगर एहलकार शहीद हुए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। हमले में DSP पहाड़पुर हाफिज मोहम्मद अदनान भी शदीद जख्मी हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने डेरा पुलिस पर हमले पर गहरे अफसोस का इजहार किया और हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जख्मी DSP और दीगर एहलकारों को हर मुमकिन इलाज की फराहमी की हिदायत जारी की। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ये 4 अजला नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। महमूद खान अचकसई नज़रियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से जायद मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी जाती हैं। इख्तलाफात अपनी जगह है लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। कौमी असम्बली में पाक फौज और शोहदा की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मतन में कहा गया, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। ऐवान पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सराहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा पर नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेगुलेशंस पर आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ौरन नज़रसानी अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सार्फिन की तादाद 4,66,000 है। इनका बोझ 3,76,00,000 नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर न पड़े। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहेअमल तश्कील दे। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सार्फिन पर इजाफी माली बोझ बढ़ने का खदशा। सोलर सार्फिन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट किया जाता था। अब ग्रिड सोलर सार्फिन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ करीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इत्तलाक फौरी तौर पर नए सोलर सार्फिन पर होगा। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का इजरा करके गलत काम किया। मैं नई सोलर पॉलिसी की सख्त मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। आप सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा, नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फ़ायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि बिल्कुल पॉलिसी रिवर्स है। सोलर के नए बिलिंग पर मुसम्मती करारदाद। पंजाब असम्बली में जमा करारदाद में मुतालबा किया गया कि नेपरा अपना फैसला फिलफौर वापस ले। करारदाद अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया, ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई की जाए। ये पॉलिसी महंगाई के सताई अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। ये ऐवान वफाकी हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करता है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया गया। तकरीब से खिताब में कहा, खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में भरपूर खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं। औरत वज़ीर-ए-आला भी बन सकती है। औरत वज़ीर-ए-आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। पंजाब में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की शरह इंतहाई कम हो चुकी है। कौन कहता है पाकिस्तान के लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते? लाहौरियों ने बसंत के 3 दिन कानून को फॉलो करने के रिकॉर्ड कायम किए। सुबह 5 बजे वक्त खत्म होने के बाद एक भी पतंग आसमान पर नजर नहीं आई। बसंत के दौरान एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई जिस पर राड ना लगा हो। लाहौरियों ने हर लिहाज से कानून पर अमल दरामद किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान करीबी राब्ते और हमांगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। अलावज़ी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने सदर मुमलकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। याद रहे कि अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 खुसदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने करीबन 1 साल 5 माह तक सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने FC के अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की इयादत की। अदनान और इम्तियाज़ फितनल खारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। उन्होंने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआवजे के बारे इस्तफसार करते हुए दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मंसूब खबरें बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। सलमान सफदर के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट जमा कराने के लिए 12 बजे तक का वक्त दिया गया था और वो मुकर्ररा वक्त पर रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। रिपोर्ट 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, हलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान से खसूसी मोहब्बत है। FC हेडक्वार्टर्स का दौरा एजाज से कम नहीं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बलूचिस्तान तनहा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ है। कुछ अर्सा कबल कहा गया बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की ज़रूरत है। मैंने कहा हम बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए देंगे। बलूचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत में जानें कुर्बान कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों के जवान दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। कितनी माओ ने इस धरती पर अपने बेटे कुर्बान कर दिए। बलूचिस्तान में अमन अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के VN के तहत धीरानी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
जिसके तहत लाहौर की एक निजी मार्की में 180 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिनमें 38 अक़लियती जोड़े भी शामिल थे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत बट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सायरा उमर, DG तारिक कुरैशी, सरकारी अफसरान और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। हुकूमत पंजाब ने तमाम शादी अखराजात की मुकम्मल कफालत की। हर दुल्हन को 2 लाख रुपए मालियत का सलामी, ATM कार्ड, रूसी लिबास और घरेलू सामान फराहम किया गया, जबकि मेहमानों के लिए खुसूसी खाने का इंतजाम भी किया गया। सुहेल शौकत बट ने कहा, मेरे लिए एजाज़ है कि 180 बेटियों का शरई कर्ज अदा किया। मरीम नवाज माँ का किरदार अदा कर रही हैं। गुज़श्ता साल 3000 और रवां साल 5000 शादियों का हदफ मुकम्मल करके प्रोग्राम मज़ीद वसी किया जा रहा है। नाज़रीन, बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद और नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी अहमियत की हामिल हैं और उनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तहम हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में पाबंदियों और सख्तियों का सामने वाली जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हसीना वाजिद के आमिराना दौर के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। सियासी मुबस्सरीन की जानिब से इलेक्शन में बहुत सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। ताहम 3 जमातों की अहमियत और मकबूलियत के एतबार से दर्जा बंदी की गई है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी दूसरे और नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को तीसरे दर्जे पर शुमार किया जा रहा है। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबी माहौल में अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शफीकुर रहमान का ताल्लुक मतवस्त तबके से है और वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। शफीकुर रहमान सादा और शफीक तबीयत के मालिक हैं, जिन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज तलबा सियासत से किया। वो जमात के मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे और तवील अरसे तक जमात की मरकजी शोरा और आमला के रुकन भी रहे। शफीकुर रहमान 2022 में जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। उनकी क़यादत की खास बात यह है कि जमात ने खुद को मुनज़्ज़म और इंतखाबी सियासत पर यकीन रखने वाली जमात के तौर पर दोबारा मुतहर्रिक किया। हसीना वाजिद का दौर आया तो जमात इस्लामी को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा। रहनुमाओं को गिरफ्तारियों समेत सियासी दबाव का सामना रहा। ऐसे मुश्किल हालात में शफीकुर रहमान ने पार्टी को मुत्तहिद रखा। जमात इस्लामी की इंतखाबी सियासत में वापसी को शफीकुर रहमान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक जमात इस्लामी का इंतखाबी इत्तेहाद, मुनज़्ज़म वोट बैंक और शहरियों मजहबी हलकों में असर रसूख शफीक को अहम उम्मीदवार के तौर पर सामने लाता है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जब अवाम रिवायती सियासी जमातों से मायूस दिखाई देते हैं। बारह फरवरी को होने वाले इन आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। हुकूमत ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रहे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वसीम अकरम PSL टीम सियालकोट स्टैलियंस के सदर मुकर्रर हो गए, जबकि टीम सियालकोट का ऑफिशियल लोगों की भी रुनमाई कर दी गई। लाहौर के निजी होटल में अल्फा औजी स्पोर्ट्स की तकरीब में साबिक कप्तान मोहम्मद वसीम अकरम को बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट स्टैलियंस का सदर नामजद किया गया। वसीम अकरम ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की और बतौर सदर टीम के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि वो सियालकोट स्टैलियंस को एक मजबूत और कामयाब फ्रेंचाइज बनाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर सियालकोट स्टैलियंस के हेड कोच टीम के को ऑनर्स हमजा मजीद और मोहम्मद शाहिद भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि सियालकोट स्टैलियंस पाकिस्तान सुपर लीग में जदीद फीचर्स मुतारिफ करवाने, क्रिकेट के फ़रोग़ और खेल के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी।
ناظرین، برطانیہ کے شہر اولڈہم میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں گریٹر مانچسٹر میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر اولڈہم میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف شاعر منظر بھوپالی، پی ٹی وی کی نیوز کاسٹر مہپارہ صفدر، معروف قانون دان ڈاکٹر لیاقت ملک عمران خلیل، کونسلر شہباز سرور اور چودھری مسرت علی کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے روح رواں سید عامر محمود نے کہا کہ ان کی آرگنائزیشن برسوں سے دیہی علاقوں میں سکول قائم کر رہی ہے تاکہ وہ بچے جو شہروں سے دور ہیں وہ اپنے گھر کے نزدیک زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگی۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جو ہے ڈراپ آؤٹ ریشو بہت ہائیسٹ ہے، تو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں، نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یہ سارے خواب اور نعرے اس وقت تک جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے جب تک ہم قوم کے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور ان کے لیے ہنر اور اسکل کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کرتے، جس کی ابھی پاکستان میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ اسی اویئرنیس کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ معروف دانشور سہیل زرار نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، وہی معاشرے مستحکم ہوتے ہیں جن میں تعلیم کو اولین ترجیح سمجھا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو شعبہ تعلیم میں اصلاحات لانی ہوں گی۔ اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لی جا سکتی ہے۔ صبر آزما کام ہے، یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے، اس میں آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے جو دیہی علاقوں میں بچے پڑھتے ہیں، کیونکہ غریب سمجھتا ہے کہ میرے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا، مزدور پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ان سب کو لانے کے لیے۔ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، اور کامیابی کے پیچھے ہمارے ڈونرز کا ہاتھ ہے جو برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہماری محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مانچسٹر میں۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں معروف شاعر منظر بھوپالی نے اپنے اشعار سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ گوارا نہیں اپنی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رہتا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رہتا ہے۔ معروف اسٹیج اداکار امان اللہ مرحوم کے صاحبزادے عدنان امار اللہ نے بھی اسٹینڈ کامیڈی سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ چھوڑ کے جانے کے لیے یہ فیسلٹیز وہاں بھی پرووائڈ کی جائیں اور پاکستان آل فلرش کرے، اور ہم اس کے پراؤڈ ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کریں، اور غزالی ٹرسٹ اس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ And the education is most important for Pakistani children, which is their foundation of anything. So I think the foundation of awareness, I think this is most important. اس جو کام وہ کر رہی ہے غزالی فاؤنڈیشن، یقین جانیے اس کام کی وہاں اتنی ضرورت ہے، اور غزالی فاؤنڈیشن میں تو دعا کرتی ہوں کہ غزالی فاؤنڈیشن کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہت فاؤنڈیشنز سامنے آنی چاہیے، کیونکہ میرا اب یہ یقین ہے، یہ میرا تجربہ ہے اتنے برسوں کا کہ وہاں اب حکومت نہیں سنبھال سکتی وہاں لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو غزالی پروگرام تھا بہت اچھا ہوا ہے، اور حد سے زیادہ ڈونیشن اکٹھا ہوا ہے، بڑے لوگوں نے تعاون کیا ہے، بڑی اچھی جو سی ہے آڈینس آئی ہوئی تھی۔ میں سب سے پہلا لفظ جو وحی کا اقرا، تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جو سید عامر صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ بڑھ چڑھ کے اس میں ہمیں سبقت لے کر ایک دوسرے سے مدد کرنی چاہیے، یہ پورے پاکستان کی خدمت ہے۔ تقریب کے نظم و نسق کے فرائض ہمایوں صاحبزادہ، اقبال بالم اور فائقہ گل نے نہایت احسن طریقے سے انجام دیے۔ شیخ اعجاز افضل، چیف رپورٹر، ٹی وی ٹوڈے، برطانیہ۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں پاکستانی قونصلیٹ گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں قونصل جنرل رانا سمر جاوید نے نادرا کے نئے ڈیسک کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے راجہ خلیل احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈیسک عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس سے پاکستانی کمیونٹی کو شناختی دستاویزات سے متعلق سہولیات اب براہ راست قونصلیٹ میں میسر ہوں گی۔ اس موقع پر قونصل جنرل رانا سمر جاوید نے کہا کہ نادرا نیو ڈیسک کے قیام کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنا اور ان کے مسائل کو کم سے کم وقت میں حل کرنا ہے۔ ابتدائی تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر ادریس نے خصوصی دعا بھی کروائی، جس میں ملک اور قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کی گئی۔ تقریب میں کمیونٹی رہنماؤں اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ ازبکستان کے دارالحکومت میں واقع تاشکنت اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز میں وسطی اور جنوبی ایشیا تاریخی تعلقات، تعاون اور ترقی کے امکانات کے موضوع پر پروقار راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وسطی ایشیا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اعجاز خان کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی روابط کے فروغ پر اظہار خیال کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان، ازبکستان، امریکہ اور وسطی ایشیائی ممالک کے نام پر پروفیسر، ڈاکٹرز اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت یونیورسٹی کی ریکٹر نے کی، جس میں پاکستان کی نمائندگی معروف صحافی اور مصنف محمد عباس خان، طاہر فاروق، آصف نور اور فوزیہ فاروق نے کی، جنہوں نے اپنے مقالوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور تصویراتی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بنیادی محور صدر ازبکستان شوکت مرزا کا حالیہ دورہ پاکستان اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاشی، سیاسی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں پیدا ہونے والے نئے مواقع کو اجاگر کرنا تھا۔ محمد عباس خان کی پاک ازبک تعلقات کے حوالے سے لکھی گئی کتاب کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسپیکرز کا کہنا تھا کہ محمد عباس خان نے اپنی تحریروں کے ذریعے دونوں ممالک کی خارجہ پالیسیز کو قریب لانے اور عوامی سطح پر رابطوں کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر محمد عباس خان نے دنیا بھر سے آئے مختلف مہمانوں کو اپنی کتاب بطور تحفہ پیش کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔